अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं डॉक्टर फारूक किदवाई। कोरोना वायरस के सिलसिले में जो एक वबा फैली हुई है और उस वबा को फैलाने में और गलत इत्तलात फराहम करने में सोशल मीडिया और टीवी का बहुत बड़ा किरदार है। जिसको जो कुछ पता चलता है वो बगैर तहकीक के आगे बढ़ा देता है। इन सब हालात को जानने के लिए और हकीकत को समझने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है पाकिस्तान के एक मारूफ और माहिर सीने के अमराज के स्पेशलिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल अख्तर साहब को। डॉक्टर सुहेल इस वक्त पाकिस्तान का एक जो बड़ा इदारा है इंडस हॉस्पिटल, उसके अंदर सीने के अमराज के डिपार्टमेंट को हेड करते हैं और आप पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट भी हैं। वेलकम डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि जो ये वबा फैली है, आपके पास जो मरीज़ आ रहे हैं, वो किस तरह के मरीज़ आ रहे हैं? भाई साहब, इस वक्त यानी पिछले 1 डेढ़ महीने से पाकिस्तान में ये कोविड-19 की वबा एक्स्पोनेंशियल स्टेज में हो चुकी है। पहले सिर्फ ट्रैवल वाले फैला रहे थे, बाहर से जो ट्रैवल करके आए थे। कम्युनिटी स्प्रेड को भी होते हुए कई में और शुरू के वबा के 8-9 हफ्ते बहुत स्लो प्रोग्रेस के गुज़रे और ये तकरीबन हर वबा में ऐसा ही देखा गया। यूँ कहिए कि हर मुल्क में इसका पीक इसी तरह हुआ, बहुत स्लो। उसके बाद फिर वो एकदम से ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ है। तो कम्युनिटी स्प्रेड की वजह से अब ये इतनी कॉमन है कि तकरीबन अब ये हाल हो गया है कि किसी भी पेशेंट को आजकल फ़ीवर, बॉडी एक्स, खाँसी थोड़ा बहुत हो, तो अगरचे कि ये बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्पटम गला खराब, ब्रोंकाइटिस वगैरह, लेकिन अब ज़्यादातर पेशेंट्स को जिनको हम टेस्ट करवाते हैं, वो कोविड ही निकलते हैं, कोविड पॉज़िटिव निकलते हैं। पूरी फैमिली इसमें असर हो रही है। पेशेंट को होता है, उसके घर वाले में तकरीबन सारे अफ़राद को हो जाता है। तो इट्स ऑल ओवर द प्लेस, मतलब बिल्कुल रैम्पेंट है इसकी इसकी स्प्रेड। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो फ़ीवर के साथ आते हैं। जी, जी। शुरू में थोड़ा-सा फ़ीवर बॉडी एक्स होता है। फ़ीवर जो है वो 4-5 दिन से लेकर 10-12 दिन तक, कभी-कभी 15 दिन तक भी चलता है और बॉडी एक्स होते हैं और हल्की-फुल्की खाँसी होती है। जी। ज़्यादातर पेशेंट्स इसी कंप्लेंट्स के साथ आते हैं। कुछ होते हैं जो ज़रा सीवियर ज़्यादा होते हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर 100 मरीज़ों को देखा जाए, अगर एक निकालें फ़ीसद 100, तो ये आप 100 को किस तरीके से तक़सीम करेंगे कि 100 में से कितने लोग जो हैं वो अ, हल्के हैं, कितने भारी हैं? कि मतलब इसको आप एक आम ज़बान में किस तरह समझाएँगे? हमारे पास अभी तक जो फिगर्स हैं ना वो ज़्यादातर चाइना की हैं, जहाँ इसको बहुत केयरफुली स्टडी किया गया था और वो वहाँ बहुत फ़ेवरेट सा एक डिवीज़न बना था कि आउट ऑफ 100 तकरीबन 80 पेशेंट्स जो हैं उनको मामूली से प्रॉब्लम होती है। दे डोंट हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। उनको किसी एंटीबायोटिक की या किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, घर पे आराम से मिल जाते हैं। जी, उसके ये कहलाता है, इसमें वही सिम्पटम्स हैं, हल्का बुखार, थोड़ा बहुत तेज़ भी हो जाता है 101 तक, लेकिन बहुत तेज़ मलेरिया की तरह जाड़े वाला बुखार नहीं होता। जी, अ, बॉडी एक्स जो किसी भी फ़ीवर के साथ हो सकते हैं, गला ख़राब होना, खाँसी होना, सेंस ऑफ स्मेल का थोड़ा-सा मुतासिर होना, बस इससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों को डायरिया भी हो जाता है। उसके अलावा अगर इसके बाद अगर ये सेकंड स्टेज में दाखिल हो जाए, जिसको निमोनिया के स्टेज कहा जाता है, उसमें थोड़ी-सी सीरियसनेस आ जाती है कि मरीज़ ब्रेथलेस हो जाते हैं और अच्छा ये वो पीरियड होता है जब बुखार ख़त्म भी हो चुका होता है अक्सर लोगों में। हुँ, हुँ। तो एक फ़ॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाती है कि शायद मर्ज़ ख़त्म हो गया, लेकिन लोगों को वॉच करना चाहिए। जी, तो जी। उसमें ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है और उसकी वजह ये होती है कि निमोनिया की वजह से, और ये निमोनिया लंग्स के मोर देन 50% अ एरियाज़ को अगर इन्वॉल्व कर ले, तो फिर उसमें ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाता है। एक्सटर्नल ऑक्सीजन लेनी पड़ती है अक्सर लोगों को और इनमें से अक्सर पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि या तो निमोनिया करेक्ट नहीं हो पाएगा तो कॉम्प्लिकेशन कराएगा, या उनमें दूसरे ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट की भी साइन्स आने लग जाते हैं। और फॉर्च्यूनेटली सिर्फ 5% ऐसे हैं पेशेंट्स जिनको मल्टी ऑर्गन फेलियर या इतना सीवियर रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, ऑक्सीजन कम होती है कि उनको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। इनकी तादाद
2 to 3% है, समझ लीजिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अगर आपके पास मरीज आ रहे हैं, आपने बताया कि 80% मरीज ऐसे होते हैं जो कि मामूली अलामात के साथ आते हैं और ज़रूरी बिल्कुल। नहीं है कि उनको अस्पताल में दाखिल हो, तो आप उनको घर भेज देते हैं कि आप जाके घर में जाके अपने आप को महफूज कीजिए। तो डॉक्टर साहब, जो मरीज आपके अस्पताल में आ गए, तो आप उनको फिर किस तरीके से उन मरीजों को क्या तरीका है देखने का, और उनकी आप उनको किस तरीके से मैनेज करते हैं या उनको? जी, इन 80% भी शामिल करना चाहूँगा जो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिनको कोई सिम्पटम ही नहीं होती, और वो उनमें से अक्सर जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। जो थोड़े से सीवियर होते हैं, उसकी आम आदमी को हम ये गाइड करते हैं कि अगर आपको साँस फूलनी शुरू हो जाए या चक्कर से आने लग जाएँ या बहुत ज़बरदस्त वीकनेस शुरू हो जाए, यानी मामूली वीकनेस तो हर बुखार में होती है ना, इसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन ऐसा कि आप बाथरूम तक जाते हैं तो आप बिल्कुल नकाहत का शिकार हो जाते हैं। ये एक्चुअली उर्फ़ आम में तो कमज़ोरी है, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो हाइपॉक्सिया होता है, लो ऑक्सीजन। तो ऐसे पेशेंट्स को हम एडवाइस करते हैं कि आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। इनमें हम कुछ ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे हमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स जिनको कहा जाता है, जो सीरम फेरेटिन है, सी रिएक्टिव प्रोटीन्स है, एलडीएच है, और दूसरे कुछ मार्कर्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें करके और ऑक्सीजन को, सैचुरेशन को देख के, ब्लड गैसेस को देख के, उनका एक्स-रे करा के हम ये जज कर लेते हैं कि ये मॉडरेट है या सीवियर है। किसी को तो हॉस्पिटलाइज़ होने की ज़रूरत पड़ती है। उनका एग्ज़ामिनेशन से भी पता चल जाता है, उनका साँस तेज़-तेज़ चल रहा होता है और वगैरह। तो इनको हम हॉस्पिटल एडमिट करते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम इनकी कॉम्प्लिकेशंस को मॉनिटर कर सकें और कुछ दवाएँ दे सकें। तो डॉक्टर साहब, जो आजकल पाकिस्तान में आपको पता है कि हर आदमी खुद से दवाइयाँ लेता है और खुद से दवाइयाँ खाना शुरू कर देता है। तो अब जो मीडिया के ऊपर ये आ रहा है कि ये क्लोरोक्विन खा लो, डेक्सामेथासोन खा लो, क्या खा लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि ये एक वायरस है और इसकी एंटीवायरल जो है कोई भी प्रूवन दवाई है। बाय द वे, एंटीवायरल बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में और बहुत सारे और वायरसेस के अगेंस्ट में दी जाती हैं। लेकिन इस वायरस के खिलाफ अभी तक किसी तहकीक ने ये साबित नहीं किया है दवाई इसको मुतासिर हद तक किल कर सके। तो कोई एंटीबायोटिक भी नहीं, एंटीबायोटिक तो बाय द वे वैसे भी बैक्टीरिया की दी जाती है और लोग खामखा खा रहे हैं इसमें, बिल्कुल गैर ज़रूरी है। तो जो भी दवाइयाँ इसमें दी जाती हैं और हम भी देते हैं और सब देते हैं, वो दी जाती हैं एंटीवायरल के तौर पे नहीं, बल्कि इस वायरस ने जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बॉडी में क्रिएट किया है, सीवियर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, जिसके नतीजे में लंग्स हुए, मसल्स हुई, ब्रेन हुआ, किडनीज़ हुई, वो मुतासिर होती हैं। उसके असर उससे सेल डैमेज होता है और वो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं। तो मिसाल के तौर पे हैं, जिसमें प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन शामिल है, टोसिलिजुमैब है। इनफैक्ट जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन शुरू में आई थी, वो भी चूँकि कोई मलेरिया तो नहीं है ना, तो लेकिन उसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है उसके उसके वजह से आई थी। और इसी तरह एक कॉमन है एज़िथ्रोमाइसिन, वो हर एक बहुत शौकीन भी है देने का भी और खाने का भी। तो वो भी एंटीबायोटिक है वैसे, लेकिन उसको एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता। तो ओवर द काउंटर तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और उसमें से बहुत सी दवाइयाँ नुकसान भी दे सकती हैं। इनफैक्ट क्लोरोक्विन इज़ आउट ऑफ द ऑलरेडी। तो आपका फरमाना ये है कि आम आदमी के लिए ये है कि अगर आपको कोई भी अलामात हों, तो केमिस्ट के पास जाके कोई दवा ना खरीदें। अगर बिल्कुल। आपके अलामात बिगड़े तो आप सीधे अस्पताल का रुख करें। डॉक्टर साहब ये बल्कि बताइए। इसमें अगर इजाज़त दें तो मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है, सेना के पौधे हैं, जो शानदार है। इसमें इतनी ढेरों चीज़ें हैं ना जो बिल्कुल अनप्रूवन हैं और इनमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होना चाहिए, ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जी, डॉक्टर साहब, जो मरीज आपके पास दाखिल हो गया, यकीनन एक कॉन्सेप्ट था और हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है भी और कुछ सही भी है कि जिसमें ये कहते हैं कि अस्पताल जाने का मकसद ये है कि माल से गया, जान तो जाती ही जाती है, माल भी चला जाता है। तो क्या इस केस में भी यही आपने देखा? देखिए, ये डिज़ीज़ 2-4 दिन, यानी जो उसमें सीवियर और मॉडरेटली सीवियर या क्रिटिकल होते हैं, उनकी बीमारी अगर ठीक भी होती है, तो वो 2-3 दिन में तो ठीक होती नहीं है। हम्म। इनमें से अक्सर को इंटेंसिव केयर या हाई डिपेंडेंसी यूनिट में एडमिशन की ज़रूरत होती है।
इसमें से बहुत से एक्सपेंसिव टेस्ट फ्रीक्वेंटली कराने की ज़रूरत होती है। ऑक्सीजन की, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर या वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है। अगर किसी भी बीमारी में इन सब गैजेट्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़े, तो एक्सपेंडिचर तो होता है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी अगर ये एक मशहूर हो गया है कि 1-1 लाख रुपए पर डे, 50,000 पर डे का बिल बन रहा है, तो उसकी वजह ये है कि इसमें इसकी रिक्वायरमेंट्स डिजीज की बहुत है ना। इसके टेस्ट भी करने पड़ते हैं, इसको बहुत से लोगों को वेंटिलेटर पर भी की ज़रूरत पड़ती है, इसके कुछ मेडिसिन अगर इस्तेमाल की जाती हैं तो 1-1 लाख रुपए की मेडिसिन भी हैं एक डोज की। यानी हर एक में ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं ये नहीं कह रहा कि हर हर पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट हो उसको 1-1 लाख रुपए पर डे, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि इट इज़ एन एक्सपेंसिव डिजीज टू ट्रीट। तो खर्चा तो होता है और रिकवरी भी 2-3 दिनों में नहीं होती। यानी हमारे ज़्यादातर पेशेंट जो हैं उसमें कोई 5 दिन, 10 दिन, कोई 15 या 20 दिन में है। तो इट्स अ वेरी स्लो डिजीज टू रिकवर, टाइम लगता है। जी, डॉक्टर साहब, ये एक जो खौफ है लोगों में, अब ये खौफ पैदा हो गया। पहले ये खौफ नहीं था जिसकी वजह से ये वबा फैली। आपने देखा कि ईद में लोग मैदान में आ गए और लाखों लोगों ने एक दूसरे को ये वायरस मुंतकिल किया और अब लोग परेशान हो गए। तो जो ये मरीज आईसीयू में आते हैं तो उनकी उम्मीद होती है कि ये वापस अपने पैरों पे घर चल के चले जाएंगे? देखिए, आईसीयू जिस बेड को कहते हैं ना हमारे लैंग्वेज में, उसको कहते हैं साथ वेंटिलेटर लगा हुआ। जी। उससे मिलता जुलता इंटेंसिव केयर का एक बेड होता है जिसको एचडीयू कहते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट। ये वो होता है जिसको तकरीबन उतनी ही मॉनिटरिंग की जरूरत होती है जितना वेंटिलेटर वाले पेशेंट को होती है, अलावा इसके कि उसको वेंटिलेटर नहीं लगा हो। तो आईसीयू एचडीयू अक्सर में सेम होते हैं, मतलब 6 बेड हैं, 3 में वेंटिलेटर लगा हुआ है, 3 में नहीं लगा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि जो पेशेंट आईसीयू में दाखिल होता है उसका ये मतलब नहीं वो वेंटिलेटर पर चला गया। उसको हत्तुल इम्कान कोशिश की जाती है कि ऑक्सीजन और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटर वगैरह से किया जा सके। अगर वेंटिलेटर पर चला गया तो इसका मतलब ये होता है कि जो मुमकिन कोशिश की जानी चाहिए थी उसको, उसकी ऑक्सीजनेशन को बेहतर करने के लिए, उसके ब्लड प्रेशर को, हार्ट को, किडनीज को सपोर्ट करने के लिए वो की जा चुकी है। वेंटिलेटर पर वेंटिलेटर कोई दवाई तो नहीं होती ना, वेंटिलेटर तो सिस्टम को सपोर्ट करने का नाम है। तो वो इतने डैमेज हो चुके हैं उसके लंग्स वगैरह के, उसके बगैर काम नहीं बनता। अनफॉर्चुनेटली जितने पेशेंट्स वेंटिलेटर पर गए हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान के बाहर, उनमें से काफी बड़ी तादाद रिकवर नहीं कर पाती। तो डॉक्टर साहब, ये मरीज जब ये वायरस फेफड़ों में चला जाता है, आपने फरमाया कि नमोनिया हो जाता है, तो ये इतनी तेजी से खराब कर रहा है कि आदमी को सांस लेने की मुश्किल हो रही है? हर मरीज को नहीं करता। यंग पेशेंट्स में इतनी बुरे रिजल्ट नहीं है, बल्कि बहुत अच्छे हैं। वो वो पेशेंट्स जो कि 60 से ज़्यादा एज के हों, या वो डायलिसिस पर हों, यानी उनकी किडनीज पहले से अफेक्टेड हों, डायबिटिक हों, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हों या हार्ट डिजीज के पेशेंट्स हों, इन कैटेगरीज में, या वो जिनकी इम्यूनिटी किसी और वजह से कम हो, मसलन कैंसर कीमोथेरेपी पे हैं या क्रॉनिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी पर हैं, उनमें ये पेशेंट्स, क्योंकि सारा मामला इम्यूनिटी का है ना, आपकी इम्यूनिटी नहीं है तो ये वायरस जो है ना वो खतरनाक हो जाता है। तो उनमें ये प्रॉब्लम्स कराता है, ज्यादातर पेशेंट्स में इट इज यूजुअली रिकवर। ठीक है डॉक्टर साहब, जो मरीज सेहतियाब हो गया, एक आम तासुर ये, दो तरह के तासुर है। एक तासुर ये है कि अगर मरीज सेहतियाब हो गया तो मरीज दंदनाता फिरता है पूरे शहर में कि अब तो मुझे कुछ नहीं होगा। या फिर ये होता है कि उसके जो मिलने जुलने वाले हैं वो उससे किनारा कश हो जाते हैं कि भाई इसको तो ये हो गया था, अब इसके घर नहीं जाएंगे या इससे नहीं मिलेंगे। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? आपको सिम्टम्स हुई, आपने टेस्ट कराया, पॉजिटिव हो गए, आप को इसका रिपीट पीसीआर कराने की कतई जरूरत नहीं है और एंटीबॉडी टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप के सिम्टम्स खत्म हुए हुए 3 दिन हो गए, 3 दिन से ज्यादा, और आपको 10 दिन भी हो चुके सिम्टम्स शुरू हुए हुए, तो यू आर एज गुड एज सेफ। और आप पीसीआर अगर आपका पॉजिटिव भी आए तो भी आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो आप कम्युनिटी में जा सकते हैं। इनफैक्ट आप पीसीआर दोबारा करने की रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ चंद लोगों में, जो वो एक एक्सेप्शन है, यानी डॉक्टर्स वगैरह दूसरे। तो आप, वो बंदा आपको लगा ही नहीं सकता, तो आपको ज़ाहिर है किनारे कश होने की ज़रूरत नहीं है। एक मरतबा पेशेंट को कोरोना हो गया। दूसरी बात ये है कि सिम्टम्स जो हैं काफ़ी दिनों तक हल्की फुल्की रह सकती है, यानी हल्का सा 99 टेम्परेचर, बॉडी एक्स, वीकनेस, ये काफ़ी दिनों तक चलता है। मैंने देखा 2-2 4-4 हफ्ते तक लोगों को चलता है। इसका मतलब ये
ये नहीं है कि कोई सीरियस बीमारी है या पैरास्टामोल पे पैरास्टामोल लेते रहें या छुट्टी करते रहें अपने कामों से। तो ये काफ़ी दिन तक चलता है, इसमें घबराने की कोई बात डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो आम लोग हैं और इसको फैलने से आप किस तरह रोकें? आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे एक आम आम आदमी को? नहीं। लास्ट बात जो हमारी रुकी थी वो थी, अगर पेशेंट ठीक हो गया और कम्युनिटी में चला गया, जी, मैं तो उसको भी कहता हूँ कि आप मास्क पहनना तर्क ना कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग आप भी रखिए और हाथ-वाथ धोने का जो जो हम शुरू दिन से कहते आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हमें अभी ये नहीं पता, लोग पूछते भी है कि दोबारा तो नहीं हो जाएगा? इसका जवाब हमें भी नहीं पता। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि एक मर्तबा हो गया तो इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग होगी, लेकिन अभी कुछ नहीं पता, बिल्कुल नया-नया 6 महीने पुराना वायरस है। क्या पता ये म्यूटेट करे या कुछ है, तो एहतियात लाज़मी है जब तक साइंस को इसका कोई ऑथेंटिक जवाब नहीं ले आती। बाकी जो प्रिकॉशन है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि हम में से अगर किसी को ये नहीं हुआ, तो वो इससे जितना हो सके बचे। सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए ज़रूरी है कि करीब आने से आपका साँस के ज़रिए, खाँसी के ज़रिए दूसरे को डायरेक्ट लग सकता है। वरना फिर ये होता है कि सरफेसेस पे हुआ, आपने टच किया, आपने नाक, मुँह को टच किया, वो भी एक इनडायरेक्ट वे होता है। तो जिससे जितना हो सके बच लें। ये भी यानी दोनों देखने के दोनों पहलू हैं। एक पॉज़िटिव पहलू है, वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर पेशेंट्स को सीरियस बीमारी नहीं होती। लेकिन अगर हम इसी पॉज़िटिव पहलू को लिए बैठे रहे, तो हम लापरवाह हो जाएँगे। अगर मिसाल के तौर पे कोई कहे जी तुम रेड सिग्नल से गुज़रना नहीं, उसमें 10% चांस है कि तुम ट्रक के नीचे आ सकते हो। तो मैं 10% को देखूँगा या 90% को देखूँगा, मुझे क्या पता मैं कितने में हूँ। तो जहाँ तक हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ना लगने पाए। वैसे तो ख़ैर अल्लाह की ज़ात है जो फ़ैसला करती है ये, लेकिन अल्लाह ने कुछ उसूल और ज़वाबित तो इंसान को सिखाए ना। तो जितना जहाँ तक हो सके डिस्टेंस रखें, एहतियात रखें और अगर एक मर्तबा हो जाए, तो उसको बिल्कुल अपने ऊपर तारी भी ना कर लें। डॉक्टर से मशवरा कर लें और अब तो बहुत ईज़िली ये मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इसकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट रखें, घर में अपने आप को आइसोलेट कर लें। ज़्यादातर पेशेंट्स में ये ठीक हो जाता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही तफ़सील से और बहुत आसान ज़बान पे एक आम आदमी को समझने के लिए इसके बारे में बताया, जिसमें आपने ये फरमाया कि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको उसके सिम्पटम्स आएँ, तो इसको हल्का ना लें और अगर इसको देखते रहें और अपने करीबी डॉक्टर से मशवरा करें, खुद से इसके लिए दवाइयाँ ना खाएँ और उसका ये और उसके अलावा मास्क पहनें जितना मुमकिन है और अपने हाथों को धोएँ। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब जैसे हज़ारों डॉक्टरों को, पैरामेडिकल स्टाफ को, नर्सों को, एम्बुलेंस ड्राइवरों को और तमाम रज़ाकार जो इन मरीज़ों को देख रहे हैं, उनको मेरी जानिब से, पाकिस्तानी कौम की जानिब से सलाम। और हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो ये हमारे फ्रंट के ऊपर हमारे जो मसीहा हमारी मदद के लिए पहुंचे हुए हैं, अल्लाह ताला इनको और इनके तमाम घर वालों को इस वबा से महफूज रखे और ये आमीन। हमारे लिए इसी तरीके से काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।